नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है बीजेपी के दोहरे वार का। जी हां, बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को घेरने में जुटी है। एक तरफ पीएम मोदी परिवारवाद का जिक्र कर कांग्रेस और अन्य दलों पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी गाँव चलो अभियान के तहत ग्रामीणों की नब्ज टटोलेगी ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फिर से पटकनी दी जा सके। बीजेपी की इस दोहरी रणनीति पर कांग्रेस तंज कस रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या फिर लोकसभा चुनाव में परिवारवाद बड़ा मुद्दा बनेगा और क्या गांव चलो अभियान बीजेपी के लिए 10% वोट शेयर बढ़ाने में मददगार साबित होगा? और आखिर कांग्रेस बीजेपी के दोहरे वार का जवाब कैसे देगी? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कांग्रेस समेत उन राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोला जिनमें वंशवाद की बेल फैली हुई है। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर फर्स्ट टाइम वोटर्स को वर्चुअली संबोधित करते हुए मोदी ने युवाओं को भी परिवारवाद के खिलाफ बताया। यानी लोकसभा चुनाव में फिर परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने गाँव चलो अभियान शुरू करके नेताओं को हर गांव में 24 घंटे रुकने के निर्देश भी दिए हैं ताकि परिवारवाद समेत अन्य मुद्दों को लेकर ग्रामीणों की नब्ज टटोली जा सके और उसके हिसाब से वो आगे की रणनीति तय कर सके। गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर लिया है। ये अभियान 4 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 24 घंटे गांव के अंदर रहेंगे और उस अभियान को बूथ विजय के संकल्प के साथ 10% वोट शेयर, यानी उन बूथों पर जहां जीते वहां 10% वोट बढ़ाना और जिन बूथों को हारना उन बूथों को जीतना। एक तरफ पीएम मोदी वंशवाद पर प्रहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी गांव में नेताओं को ठहराकर हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वही मोदी के वार और बीजेपी के गांव चलो अभियान पर कांग्रेस तिलमिला गई है। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और उसके अभियान पर तंज कसा। राहुल गांधी जी की यात्रा से ही इतने डर गए हैं कि परिवारवाद की बात कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद है उसको लेकर बात करें। कितनी सूची चाहिए प्रधानमंत्री जी को? मैं खुद दे सकता हूं कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता के नाते। बीजेपी अच्छे से जानती है कि वंशवाद पर वार कर वो सीधे कांग्रेस को चोट पहुंचा सकती है, क्योंकि दिल्ली में गांधी परिवार, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के पुत्र राजनीति में सक्रिय है। लिहाजा बीजेपी फिर परिवारवाद का जिक्र कर इन्हें टारगेट तो कर ही रही है, साथ ही गांव-गांव जाकर वोट शेयर बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है। हालांकि अब कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसके परिवारवाद के मुद्दे का तोड़ निकालना है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को वोट शेयर बढ़ाने से भी रोकना है। हालांकि वो इसमें कितना सफल हो पाएगी, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हम उसके साथी खिलावन चंद्राकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चैतन्य जी, सबसे पहले आप ही के पास, पहले राम मंदिर, फिर अब जातिगत मामले, परिवारवाद जो हमेशा प्रिय विषय रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये फिर गांव चलो अभियान। तो कांग्रेस पूरे कहीं सिनेरियो में नज़र नहीं आ रही है और परिवारवाद पर प्रहार कितना घातक होता है, ये एक उदाहरण बिहार का हम देख रहे हैं कि कल नीतीश कुमार कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ, आज लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य 3 ट्वीट कर देती है बिना नाम लिए नीतीश के खिलाफ। और स्थिति ये है कि बिहार में सरकार कभी भी जा सकती है और इसका पूरा क्रेडिट कह सकते हैं कि कहा जा रहा है कि परिवारवाद को जो बयान दिया है नीतीश कुमार ने उसको लेकर है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें
तो 29 सीटों का टारगेट है। वोट शेयर 8% ज़्यादा था विधानसभा में, पिछले लोकसभा में 13% का अंतर था दोनों दलों के बीच। और अगर पार्टी 10% ये बढ़ा लेती है तो फिर कांग्रेस कहाँ खड़ी नजर आ रही है? देखिए मनोज जी, जहाँ तक परिवारवाद की बात है, परिवारवाद हर क्षेत्र में है। ऐसा नहीं कि परिवारवाद सिर्फ राजनीति में है। बिल्कुल। आप देखिए कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है। मैं बस थोड़ा सा आपको उसमें टोकूंगा बस चेतन जी, थोड़ा सा ये अंतर है जो मुझे लगता है, और आप भी सहमत होंगे कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है तो वो डॉक्टर ही पढ़ रहा है, वकील का बेटा वकील बन रहा है वकील बन रहा है। राजनीति में ये नहीं है। वही मैं आपको बताना चाह रहा था जी, कि जी। राजनीति में और इन परिवारवाद में बहुत फर्क है। बिल्कुल। क्योंकि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है तो वो 5 साल तक MBBS की पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है। वकील का बेटा अगर वकील बनता है तो वो LLB करता है, उसके बाद वकालत करता है। व्यापारी का बेटा भी छोटे से उस दुकान पे बैठता है, व्यापार के तमाम चीजों को सीखता है और उसके बाद अपने बाप की गद्दी संभालता है। लेकिन राजनीति की परिवारवाद में इतना फर्क है कि जो नेता का बेटा होता है वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सिर पर पैर रख के सबसे आगे निकल जाता है। ये फर्क है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, ऐसा तो है नहीं। संभव है, अभी आप बिल्कुल। देखिए मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत से ऐसे लोग उम्मीदवार बनाए थे भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवारवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ध्रुव नारायण सिंह देख लें आप, जो जयदीप पटेल देख लें, रंजना बघेल के भतीजे थे, नीरज ठाकुर जो हमारे यहाँ बरगी से विधायक थी, प्रतिभा पटेल उनके बेटे हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लंबी फेहरिस्त है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई परिवारवाद को बिल्कुल अलूप कर दिया गया हो, वहां भी परिवारवाद उतनी ही ताकत से आगे बढ़ रहा है। चाहे आप अनुराग ठाकुर को देख लें, जयंत सिन्हा को देख लें, राजीव जेटली को देख लें, पंकजा मुंडा को देख लें, पंकज सिंह को देख लें, अनुप्रिया पटेल को देख लें, ऐसी बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल। तो सवाल इस बात का है कि आप किसी पे हमला कर रहे हैं अगर किसी परिवारवाद को लेके, तो पहले अपनी पार्टी को भी आपको देखना होगा कि हमारे यहाँ पार्टी में परिवारवाद है कि नहीं। तो सवाल इसी बात का आ जाता है कि ठीक है, राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करना बहुत आसान काम है, क्योंकि गांधी परिवार का एक वर्चस्व है कांग्रेस में, इसलिए हमेशा उसको टारगेट किया जाता है कि पहले इंदिरा गांधी, पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सीधे सीधे कांग्रेस में हमला करने। और ये सारे क्षेत्रीय दलों पे भी लागू होती है, चाहे DMK हो, AIDMK हो, सपा, बसपा, TMC। क्षेत्रीय दल तो हमेशा से परिवारवाद के पोषक रहे। चाहे आप जनता दल इसको देख लें, आप लालू प्रसाद यादव को देख लें, बिल्कुल। या आप यहाँ समाजवादी पार्टी को देख लें, तो वो तो एक लेकिन एक प्रदेश में सीमित है, एक प्रदेश में सीमित है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पे परिवारवाद चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। तो सवाल इसी बात का है कि अगर आप परिवारवाद की बात करते हैं तो फिर अपने आप को भी आपको देखना होगा। बेहतर तो देखिए, ये बात सही है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रयोग किया कि नए लोगों को टिकट दी, जो बरसों से नेता बने हुए थे उनको हटा कर अगर नए लोगों को टिकट दिया तो उससे एक फायदा हुआ कि नई जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन उसमें भी आपको ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हीं लोगों के भतीजे, बेटे, भाई इनको टिकट दे रहे हैं जो पहले से ही राजनीति में सक्रिय है। ये बात ठीक है कि अगर कोई राजनेता का बेटा राजनीति में मेहनत कर रहा है, लंबे समय से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, तो उसको अगर आप प्रश्रय देते हैं या उसको टिकट देते हैं तो ठीक है। लेकिन अचानक किसी बेटे को आप तमाम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके अगर उसको टिकट देते हैं, उसको विधायक बनाते हैं, उसको मंत्री बनाते हैं, तो ये निश्चित तौर से उन सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ताओं के मनोबल को ठेस पहुंचती है, जो बेचारे लंबे समय से पार्टी के लिए और शायद इसके तहत वो नए वोटरों को भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि देखिए भैया आपके साथ भी ये कल को हो सकता है। तो खिलावन जी, परिवारवाद के साथ साथ जो गांव चलो अभियान है, हालांकि ठीक है, पिछली बार हमने देखा था कि जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे वो अपने तमाम मंत्री अफसरों से कहते थे कि एक रात गांव में गुजारें, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं था, जिला मुख्यालयों तक नहीं जाते थे उनके मंत्री। लेकिन अब चूंकि दिल्ली से निर्देश हैं तो जाना तो पड़ेगा, और संगठन अगर जाएगा तो क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि अभी संकल्प यात्रा जो जगह जगह निकली है जिससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं पूरे देश में, मध्य प्रदेश में लाखों लोगों को उसका लाभ भी मिला है, तो एक फीडबैक जो नीचे से निकल कर आएगा वो शायद अगले चुनाव में बीजेपी के बहुत काम आने वाला है। देखिए मनोज जी, स्पष्ट है कि भाजपा की जो नीति है वो अगले लोकसभा चुनाव को लेकर के
वोट परसेंट बढ़ाने की है और इसके लिए वो अपने कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय कर रहे हैं। बार नया जो अभियान लिया है कि गांव गांव चलो अभियान, तो गांव में 10% हर बूथ में 10% वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो आने वाले दिनों में इस पर जो है और गंभीरता से विचार होगा और बहुत सक्रियता से भाजपा के कार्यकर्ता लग जाएंगे, क्योंकि कुल मिला के उत्साह से बहुत ज्यादा उत्साह में है भाजपा के कार्यकर्ता। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी लगभग 52% प्रतिशत वोट शेयर करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्रयास तो हुआ और प्रयास होने के कारण लगभग 48% वोट शेयर तक पहुंच गई भाजपा। तो मुझे लगता है कि इस अभियान में भी यदि 10% तक नहीं पहुंचे तो, लेकिन पिछले लोकसभा की अपेक्षा इस बार ज्यादा मत प्रतिशत जो है वो वोट शेयर जो है वो भाजपा ले सकती है, ऐसी अनुमान किया जा सकता है। जी तो चैतन्य जी 10% अपनी जगह, लेकिन एक और कदम आगे बढ़ गई बीजेपी। आज उन्होंने अपना थीम सॉन्ग भी एक तरह से कैंपेन लॉन्च भी कर दिया कि हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। यानी लगातार तीसरे चुनाव में मोदी चेहरा होना, ये सबको पता था। थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। आगे की तैयारी, 9 मतदाताओं से बातचीत की आज उन्होंने, जो पहली बार के वोटर हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है, उनसे कई सारी बातचीत है। तो पूरा फोकस जो पहले वो कह रहे थे कि 4 जाति मेरे लिए, महिला, गरीब, किसान और युवा, उसी को टारगेट करते हुए पूरा बीजेपी अपना कैंपेन बढ़ाएगी आगे। देखिए, बीजेपी इस समय बहुत ज्यादा उत्साहित है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है सहायक हो रहा है, वो हो रहा है राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। निश्चित रूप से पूरे भारत में जिस तरह का उत्साह का एक सृजन हुआ था इसको लेकर, आप देखिए कि तमाम शहरों में इस तरह की भगवान राम के मंदिरों में आरती हुई, जुलूस निकाले गए, भंडारे हुए। एक तरह से दिवाली बन गई थी। जी, एक आप ये समझ लीजिए जिस तरह से उन्होंने ध्रुवीकरण कर दिया पूरे तमाम हिंदू वोटर्स का, तो उसको लेके बहुत ज्यादा उत्साह है। दूसरा, अभी जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, विशेषकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उससे भी उसका जो उत्साह है वो द्विगुणित हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में वो आगामी लोकसभा में जो एक टारगेट 400 पार का लेके चल रही है, तो उसके लिए तमाम कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही हैं। और ये बात भी सही है कि 29 में से 29 सीटें जीतने का जो एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मध्य प्रदेश में लिया है, और मात्र एकमात्र सीट ऐसी है जो अभी कांग्रेस के पास है। 28 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही। तो इन परिस्थितियों में वही चाहते हैं कि हम पूरी 29 के 29 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाए। दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। किसी भी चुनाव को वो ऐसे नहीं लेती कि ठीक है चुनाव है, लड़ना है हमको। वो एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारी में, चाहे उसमें 1 साल हो चाहे 2 साल हो, उसकी तैयारी में लग जाती है। अभी विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से जो समय है, मई के आसपास चुनाव होने वाले लोकसभा के, उसको लेके वो विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बाद ही से ही सक्रिय हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम तरह के प्रयोग करते हैं। अब जैसे ये गांव गांव चलो अभियान, गांव जाके वो मोदी की जो गारंटी है उसके बारे में बताएंगे लोगों को। वहां रात भर रुकेंगे, जब रात भर रुकेंगे तो चौपाल में ही बैठेंगे, सरपंचों से बात करेंगे, गांव वालों से बात करेंगे। तो एक जो संदेश है कि भारत की सरकार क्या कर रही है, वो हर गांव तक पहुंचाना, ये उनका एक सबसे बड़ा और कई अफसर गुलाबी आंकड़े तो नहीं दिखा रहे हैं फाइलों में, जमीनी हकीकत क्या, ये भी सामने आएगा। जी, उससे क्या होगा कि देखिए, कई बार ये सरकारें कह चुकी हैं कि अधिकारियों को वहां गांव में जाके बैठना चाहिए, IAS अधिकारियों को, कलेक्टर को, कमिश्नर को। लेकिन मुझे लगता नहीं कि पिछले कई वर्षों से हम ये बात सुन रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कलेक्टर रात में वहां रुका हो या कोई कमिश्नर आज तक रुका हो। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब अफसरशाही उनकी बात ही नहीं सुन रही, तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को ही ये संदेश देने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि अभी पिछले दिनों डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ने एक निर्देश दिए हैं, जो कई IAS IPS अफसरों को संभागीय जिम्मेदारी दी है, उनको एक संभाग दिया गया है और उससे फीडबैक। जी, संभागीय जिम्मेदारी दे गई, वो शहर में बैठ के एक बैठक कर लेते। अभी हमारे यहाँ भी संभागीय
बैठक हुई थी जिसमें शहर में बैठ के उन्होंने आपस में बातचीत कर ली। लेकिन जो गांव में भेजने वाली बात है, देखिए कोई भी IAS अफसर जो 50,000 में से परीक्षा पास करके और उनमें से चुन के आता है, वो कभी गांव जाना नहीं चाहता कि वहां मच्छरों से कौन कटेगा, खाद में कौन को सोना पड़ेगा। ठीक है, अब गांव काफी आगे बढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद गांव में कोई नहीं जाना चाहता। AC कमरे और AC कार से निकलने की किसी की हैसियत है ना, वो इच्छा है। और एक चीज और हम देखते हैं कि जो अधिकारी गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका संघर्ष पढ़ते हैं कि उन्होंने लालटेन की रोशनी में IAS IPS बने और बाद में वो भी गांव जाने से कतराने लगते हैं। ये पता नहीं क्या चक्कर है। देखिए, वो तो एक बात, जब आपको ऐशो आराम की आदत पड़ जाती है तो फिर आपको ये सब चीजें बेकार लगने लगती है। ठीक है, सरकार ने कहा है, देखते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं। मुझे तो लगता है कि शिवराज सिंह कितनी बार कह चुके हैं, उनका राज रहा कितने वर्षों तक, 17 साल तक उन्होंने राज किया, लेकिन आज तक कभी कोई अधिकारी तो गया नहीं है और वो जाना भी नहीं चाहते। ठीक, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया कि हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बातें करेंगे, वहां से वो फीडबैक लेंगे और उनको अधिकारियों के सामने रखेंगे कि आप इन समस्याओं को हल कीजिए। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रयोग है निश्चित तौर पर। देखिए, कांग्रेस तो कोई प्रयोग ही नहीं करना चाह रही आज की तारीख में, उसका कोई प्रयोग नहीं। वो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे वक्त पे जब आपने राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार कर दिया और उसको प्रचारित भी कर दिया, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जिस तरह से भयंकर धारा बह रही है, उसके अगेंस्ट में आप खड़े हो जाओ। लेकिन अब एक और चीज भी देख रहे हैं चेतन जी हम, कि अब कांग्रेस के नेता राम मंदिर जा रहे हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं मंदिर के बाद और सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि देखिए हम भी गए। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब आपका शीर्ष नेतृत्व उसको अस्वीकार कर चुका, देखिए प्रांतीय नेतृत्व तो हमेशा से कहता आ रहा कि हम राम मंदिर जाएंगे, हमारे जबलपुर में भी बड़े बड़े होर्डिंग लगाए कार्यकर्ताओं ने, लेकिन जो एक इम्पैक्ट बन गया, जो जनता के मन में एक परसेप्शन जो बन गया जी, कि परसेप्शन जो बन गया कि ये राम विरोधी, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर दिया। जहाँ देखिए कि हमने बकायदा इनको निमंत्रण दिया, 4 बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने आने से स्वीकार कर दिया और उसके बाद सार्वजनिक रूप से उस बात को भी कहा कि हम लोगों ने स्वीकार कर दिया। अरे भाई ठीक है, आप नहीं जाते, कोई तमाम तरह के बहाने बना देते, कि आभार पत्र भेज देते, धन्यवाद पत्र भेज देते कि आपने हमें बुलाया, बहुत अच्छी बात है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, लेकिन किन्हीं कारणवश हम नहीं आ पा रहे। लेकिन आप उसको राजनीति से जोड़ के जब आपने इस तरह का कर दिया, तो मैं तो बता रहा हूँ कि जो हमें तो बहुत से कार्यकर्ता कांग्रेस के जो मिले, वो उन्होंने बोला कि इन लोगों ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। बिल्कुल। अब कार्यकर्ता बेचारा कितना उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्टाइल से काम करती है, और विशेषकर उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पूरे टाइम इस मूड में रहता है कि चुनाव हमको कैसे जीतना है। और देखिए, राजनीति तो ये कहती भी है कि राज करने की क्या नीति हो सकती है, तो राज करने के जितने भी ये इन प्रकार तमाम उपाय हो सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है। और एक पिक्चर थी जिसमें उसका उन्होंने एक परिभाषा नई तरह की दी थी, मुझे लगता है आज भी सूट है, कि उन्होंने उसको कहा था कि रा से राक्षस, जा से जनता, ना से नुकसान पहुंचाने वाला और ता से तिकड़मबाज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, राजनीति में तमाम चीजें चलती हैं और उसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, और आगामी लोकसभा में तो निश्चित तौर पे जो राम मंदिर का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। बिल्कुल। तो खिलावन जी, एक बड़ा असर तो है, और दूसरी बात हम करें, राम मंदिर की बात है, परिवारवाद है, गाँव चलो अभियान है, और इसके साथ कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जो चेतन जी ने भी कहा, पिछली बार भी हमने देखा था मध्य प्रदेश में भी, कि जिस बुरहानपुर से यात्रा घुसी थी और जिस आगर जिले से निकली थी, पूरी इस पट्टी में कांग्रेस का सफाया हो गया था। गिनती की सीटें मिली थी, इंदौर जैसे शहर में 9 की 9 सीटें कांग्रेस हार गई थी। खुद जीतू पटवारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो अपना चुनाव हार गए थे। अब ऐसे में जब लोकसभा में एक ज्वार उड़ रहा है, हम देख रहे हैं कि जब वो गठबंधन जो ये यात्रा निकल रही राहुल गांधी की, मध्य प्रदेश में हालांकि आएगी, उसमें समय है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में पहुंचते हैं, उसके पहले वहाँ गठबंधन तोड़ने का ऐलान ममता कर देती हैं। पंजाब से बुरी खबर आ जाती है, बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और मध्य प्रदेश में पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, कौन चेहरे होंगे, इसको लेकर कुछ एक रोड मैप तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी हम देख रहे हैं कि थीम सॉन्ग लॉन्च हो गया है, गाँव की तैयारी है, अनुशासन समिति की बैठक हो रही है, खबरें हैं कि 28 में से 16 कम से कम चेहरे नए होंगे चुनाव में, क्योंकि 5 तो चुनाव जीत ही गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो मौजूदा न्याय यात्रा है, उससे बहुत ज्यादा लाभ कांग्रेस को होगी, ऐसी संभावना कम है। लेकिन हाँ,
जो राहुल गांधी की जो लॉन्चिंग है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। जिन राज्यों में आज भी उनको जो नए चेहरे के रूप में मानते हैं या जहां महत्व नहीं मिलती उनको, उन राज्यों में उनको महत्व मिलने लगेगी। इस बात की पूरी नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ फायदा होगा कांग्रेस का? देखिए, पिछली यात्रा में बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगता है कि जितना कांग्रेस के लोगों ने सोच के चला था उतना भी नहीं हो पाया, उतना उस तीरों को छू भी नहीं पाया। और वर्तमान यात्रा भी कोई फायदेजनक हो, मध्य प्रदेश में कोई बहुत परिवर्तन लाए, ऐसी संभावना बहुत कम है। क्योंकि देखिए, लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है और बड़ी संख्या में लगभग 15 लाख से लेकर के 20 लाख तक मतदाता उसमें शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की यात्राओं से कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, ये दिखाई कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जी। लेकिन जो बीजेपी एक और प्रयोग की बात हो रही है कि कुछ सीटों पे सांसद पहले, जो प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए जाए, तो भी एक संकट है। क्योंकि कांग्रेस के पास भी अभी मौका है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है कि अगर नकुल नाथ सही तो बाकी सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित कर दें। क्योंकि लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि कई महीने आप घूमेंगे तब भी सारे मतदाताओं से आप परिचय कर हो नहीं सकता। पूरा संसदीय क्षेत्र आप घूम ले, ये भी संभव नहीं हो पाता है। देखिए, मौजूदा न्याय यात्रा को लेकर के मैं मध्य प्रदेश की बात बाद में करूंगा, पहले मैं पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में बात करना चाहूंगा। देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग की बात को लेकर के जिस तरह की चर्चा शुरुआत में हुई थी और बहुत तेजी से लगातार बैठकें हो रही थी, और चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे और बिहार हो, दूसरे प्रांत हो, वहाँ वो सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होती। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो समय चुना गया न्याय यात्रा को लेकर के, उससे कांग्रेस चूंकि अगुवाई करती है इंडिया गठबंधन की, तो कांग्रेस को आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लेना था और आगे बढ़कर उस सीट शेयरिंग की चर्चा दूसरे नेताओं से करनी थी। लेकिन इस पर नहीं हो पा रही है, ये महत्वपूर्ण बात है। और रही बात मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में जिन 78 सीटों पर घोषणा की गई थी पहले प्रत्याशियों के चुनाव के बहुत पहले, तो वहां बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। बिल्कुल, लगभग 80% सीटें बीजेपी ने वहां जीती है। 80% सीटें जीती, कुछ ही सीटों पर हार मिली है उनको। तो मुझे लगता है इस बात का संकेत है कि उस तरह का प्रयोग को फिर से लोकसभा में अपनाई जाए। और वैसे भी देखिए, आप 5 लोकसभा क्षेत्र तो अभी भी ऐसे जो खाली हो चुके हैं, जिसमें विधायक चुने जाने के बाद जो है उस पर खाली पड़ी हुई है, मुझे लगता है। और जहां हालांकि ऐसे तो दो सांसद चुनाव हार भी चुके हैं, लेकिन वो, हाँ, मुझे लगता है जो 2 सांसद गणेश सिंह और मंडला का चुनाव जो हारे हैं, पग्गल सिंह कुलस्ते, तो मुझे लगता है कि इनको ही बदला जा सकता है। और साथ ही ऐसी सीटें जहां विधानसभा चुनाव के दौरान कुल मिला के देखा जाए तो वोट शेयरिंग में जो है भाजपा पिछड़ गई है, ऐसे सीटों पर भी सांसद को बदला जा सकता है और नए चेहरे लाए जा सकते हैं। इन सब मुद्दों को देखकर ऐसा लगता है कि चुनाव के बहुत पहले, कम से कम 1.5 महीना पहले चेहरे जो है घोषित कर दिए जाएंगे प्रत्याशियों के, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, लेकिन संकट तो वही है कि बीजेपी तो सब कुछ करती दिख रही, लेकिन कांग्रेस सीन में नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल घड़ी नज़र आ रही है जो कह रही है कि समय इतना ही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपका, चेतन जी आपका भी। तो निश्चित तौर पर 24 के चुनाव को लेके बीजेपी ने लकीर खींच दी है, एक एजेंडा सेट कर दिया है, थीम सॉन्ग आ गया है, गांव-गांव जाना है, 10% वोट शेयर बढ़ाना है, परिवारवाद और तमाम सारे ऐसे मुद्दे वंशवाद जिसको लेके बीजेपी हमलावर है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस पिक्चर में कहीं खड़ी नज़र आ नहीं रही है। तो क्या जो टूटे मन से कांग्रेस चुनाव में जाती दिख रही है, वो क्या उतनी गंभीरता से चुनाव लड़ पाएगी, या फिर पिछले चुनाव की तरह मध्य प्रदेश का नतीजा भी कुछ ऐसा ही होता नज़र आएगा? मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।